हेलो फ्रेंड, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल टिकेटी क्रिएशन पर। जहां पर आज हम बात करेंगे स्कोप ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में। स्कोप ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में जानने से पहले हमें पहले स्कोप के बारे में जानना पड़ेगा और पॉलिटिक्स के बारे में जानना पड़ेगा, तभी जाकर हम जान पाएंगे एक्चुअली क्या होता है स्कोप ऑफ पॉलिटिक्स। तो पहले फ्रेंड, पॉलिटिक्स क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। पॉलिटिक्स एक कॉमन बात, एक साधारण सा वर्ड है जो कि हम हमारे डेली लाइफ में रोज इस्तेमाल करते हैं, मगर बहुत ही रॉन्ग तरीके से। हम कोई भी व्यक्ति को बोलते हैं कि तू मेरे साथ पॉलिटिक्स कर रहा है, मेरे साथ साजिश कर रहा है, मेरे साथ षड्यंत्र कर रहा है, मगर पॉलिटिक्स ऐसा नहीं होता है। पॉलिटिक्स मीन्स ओवरऑल हर चीज को वो इंक्लूड करता है। अगर आपको कोई व्यक्ति बोलता है कि पॉलिटिक्स मीन्स ये गंदा वाला चीज है, ये नहीं होता है। पॉलिटिक्स क्या है? अच्छा कॉन्सेप्ट, मगर हमारे सोसाइटी में उसको एक रॉन्ग तरीके में रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर हम पॉलिटिक्स को देखें तो पॉलिटिक्स क्या होता है? जब भी हम पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन प्रोसीजर में, वो भी पॉलिटिक्स है। अगर हम सरकार के बारे में आलोचना भी करते हैं, वो भी पॉलिटिक्स है। अगर हम वोट भी नहीं देते हैं, खाली उन चीज का उपयोग, सरकार जो भी स्कीम बनाता है, अगर हम उस चीज का इस्तेमाल भी करते हैं, तो वो भी एक पॉलिटिक्स है। तो हमें हमारी जिंदगी में पॉलिटिक्स का रोल को, अहमियत को जानना पड़ेगा, तभी जाकर हम एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। पॉलिटिक्स को एक एकेडमिक डिसिप्लिन के रूप में लिया जाता है, जो कि सोशल साइंस का एक पार्ट है, एक ब्रांच है, जिसको हम मास्टर और सुप्रीम साइंस भी बोलते हैं। तो अगर हम उसके अध्ययन के बारे में बात करें तो पहली बार उसको अध्ययन किए थे प्लाटो और उसके बाद में अरिस्टोटल। प्लाटो ने अपने बुक द रिपब्लिक में इसके बारे में जिक्र किए थे। वैसे ही अगर हम अरिस्टोटल को देखें, जो कि पूरा डिटेल वे में एक परफेक्ट मैनर में जो कि पॉलिटिक्स को एनालाइज करके अपने बुक द पॉलिटिक्स में उसके बारे में वर्णन किए थे, जिसके वजह से उनको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी बोला जाता है। अगर हम द वर्ड पॉलिटिक्स के ओरिजिन के बारे में बात करें तो वो वर्ड आया था ग्रीक वर्ड पॉलिस से, जिसका मतलब है सिटी स्टेट। प्राचीन काल में क्या होता था, ग्रीस बहुत छोटा छोटा इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट में डिवाइड होकर होता था। फॉर द ग्रीक्स उसका पॉलिटिक्स का मतलब क्या था उसके बारे में जान लेते हैं। फॉर ग्रीक्स पॉलिटिक्स का मतलब था स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रॉब्लम ऑफ पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द सिटी स्टेट। इसका मतलब है राजनीतिक कारण सबको देखना कि ये लोगों को किस प्रकार से एक एडमिनिस्ट्रेशन में सुख सुविधा मिल सकता है, उसके बारे में अध्ययन करने को ही हम बोलते हैं पॉलिटिक्स। अगर हम ग्रीक कॉन्सेप्शन ऑफ पॉलिटिक्स को देखें, जो कि ज़्यादातर फिलोसॉफिकल और एनालिस्टिक होता था। अगर हम मिडिल एज के बारे में बात करें तो मिडिल एज में पॉलिटिक्स को एक थियोलॉजी के ब्रांच के रूप में लिया जाता था। थियोलॉजी का मतलब क्या है? जहां पर डुअल सेंटर देखने को मिलता है, बात डुअल अथॉरिटी, एक तरफ होंगे किंग और एक तरफ होंगे चर्च, तो दोनों का शासन ज़्यादातर उस एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में ज़्यादातर देखने को मिलता है। फ्रेंड, अगर हम बात करें 16th सेंचुरी आते आते तो पॉलिटिक्स में बहुत सारा चीज़ बदलाव आ चुका था। अगर हम पहले बात करें, जो थियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट पहले प्रिविलेंट होता था, जहां पर हमें डुअल सेंटर देखने को मिलता था, एक तरफ था किंग और एक तरफ था चर्च, तो इसका मतलब था एक पॉलिटिक्स और रिलीजन एक दूसरे से जड़ित थे। मगर 16th सेंचुरी में ये सब बहुत चेंज आ चुका था, जहां पर पॉलिटिक्स अलग होगा और रिलीजन होगा, जो कि एक फिलोसॉफिकल थॉट में हमें देखें तो उसको एक अलग वे में लिया गया था, जहां पर उन्होंने सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स फ्रॉम रिलीजन के बारे में बताया था, जो कि उसके बारे में अध्ययन किए थे, जो थे निकोला माचियावेली। इसीलिए हम निकोला माचियावेली को फाउंडर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिक्स भी बोलते हैं, जो कि अपने बुक द प्रिंस में इसके बारे में जिक्र किए थे। इसके बाद धीरे धीरे बहुत सारे फिलोसोफर ने भी पॉलिटिक्स को लेकर अपना योगदान दिया था, जैसे कि जेन बोडिन, जन थे थॉमस होब, जॉन लॉक, रूसो, जो कि पॉलिटिक्स के ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल प्ले किए थे। उनका बहुत सारा थ्योरी जो कि पॉलिटिक्स के ग्रोथ में बहुत काम आया था। जैसे कि हम बात करें, हॉब्स का थ्योरी था एब्सोल्यूट सॉवर्जिनिटी, लॉक का थ्योरी था लिमिटेड गवर्नमेंट, रूसो का थ्योरी था पॉपुलर सॉवरेनिटी, जो ये थ्योरी पॉलिटिक्स के ग्रोथ में बहुत ज़्यादा मदद किए थे। 19th सेंचुरी आते आते पॉलिटिक्स में बहुत सारा बदलाव देखा गया, जहाँ पर हमने देखा कि मैन को एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के रूप में सेपरेटली स्टडी किया गया, जहाँ पर हमने इंडिविजुअल और स्टेट के रिलेशनशिप के बारे में बहुत डिटेल में फोकस करके वहाँ पर जानने को मिला, जहाँ पर एक अच्छा ताल्लुकात कैसे एक इंडिविजुअल का अपने स्टेट को लेकर कैसा रहना चाहिए, उसके बारे में ज़्यादातर वहाँ पर डिस्कशन किया गया था। उस दौरान थ्योरी ऑफ राइट्स, जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा था। उस दौरान बहुत सारे फिलोसोफर जैसे कि जेएस मिल, लास्की, टी.एच. ग्रीन, बार्कर, एच. स्पेंसर, सर आइजैक बर्लिन, मिल्टन फ्रीडमैन, ये सब प्रमुख व्यक्ति थे उस दौरान 19th सेंचुरी में। उनका फिलोसफी ज़्यादा उस टाइम में प्रचलित होता था।
फ्रेंड, वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद हमें पॉलिटिक्स में भी बहुत सारा बदलाव देखने को मिला था, जिसको हम बोलते हैं एरा ऑफ पॉलिटिक्स। उस दौरान क्या हुआ था, बिहेवियरल रिवोल्यूशन व बिहेवियरलिज्म कॉन्सेप्ट बहुत प्रचलित होता था। उस दौरान बहुत सारे हार्विंगर जो कि एक परिवर्तन लाना चाहते थे एक सोसाइटी में, वो सब फिलोसॉफिकल थॉट लेकर आए थे, जैसे कि थे एम काप्लेन, हैरोल्ड लेसवेल, देन थे गैब्रियल आलमोंड, डेविड ईस्टन, रॉबर्ट डेल, एफ.डब्ल्यू. रिक्स। ये सब जितने भी फिलोसोफर थे जो अपने फिलोसॉफी के माध्यम से हमारे समाज में परिवर्तन लाना चाहते थे। अभी हम फ्रेंड जानते हैं पॉलिटिक्स जो था स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट, वो कैसे धीरे धीरे इवोल्यूशन के थ्रू बदलता गया। अभी खाली पॉलिटिक्स का मतलब स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट नहीं है, उसके साथ साथ बहुत सारे इंस्टीट्यूशन भी आता है, नॉन इंस्टीट्यूशन भी आता है। सब चीज़ को हम एकत्रित करके स्टडी करने को ही हम बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस व पॉलिटिक्स। फ्रेंड, अभी हम स्कोप ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में देखेंगे। स्कोप ऑफ पॉलिटिक्स में जनरली हम सब्जेक्ट मैटर को ज़्यादा गुरुत्व देते हैं, जहाँ पर एक एरिया को स्टडी किया जाता है, जो भी पर्टिकुलर चीज़ व क्षेत्र को लेकर हमारा रुचि होता है उसके बारे में अध्ययन करने को ही हम बोलते हैं स्कोप ऑफ पॉलिटिक्स। तो स्कोप ऑफ पॉलिटिक्स बहुत ही डायनामिक होता है, वो समय के अनुसार बहुत सारे चेंजेस में लाता रहता है, जिसके वजह से उसमें बहुत सारा परिवर्तन समय के अंतराल में देखने को मिलता रहा है। धीरे धीरे सोशियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल अप्रोच भी धीरे धीरे स्कोप ऑफ पॉलिटिक्स में मिलता गया और वो अभी बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट बन चुका है। अब हम सब स्कोप, जितने भी स्कोप यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, उसको हम डिटेल में अभी चर्चा करेंगे। फ्रेंड, पहले स्कोप में आता है स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट में हम स्टेट और गवर्नमेंट के रोल के बारे में पढ़ते हैं कि किस प्रकार का भूमिका वो एक समाज में रहते हुए परिवहन करते हैं, उसके बारे में। पॉलिटिक्स में स्टेट एंड गवर्नमेंट का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहता है, जिसके थ्रू में हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे तो हम उसके बारे में बहुत सारे और तथ्यों के बारे में जान पाते हैं। ज़्यादातर हम देखें तो पॉलिटिक्स में जनरली स्टेट और गवर्नमेंट को ही ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है, क्योंकि हम इस दोनों चीज़ के बारे में ही पॉलिटिक्स में अध्ययन करते हैं कि स्टेट क्या होता है और एक गवर्नमेंट क्या होता है बोलकर। It analyzes the state in its fundamental condition, essential nature, various form of manifestation and development। तो हम एक पॉलिटिक्स के थ्रू, एक पॉलिटिक्स के माध्यम से हमें ये सब चीज़ के बारे में तथ्य मिल सकता है, जानकारी मिल सकता है। एक स्टेट का कर्तव्य के बारे में भी हम जान पाते हैं कि किस प्रकार का काम उनके द्वारा परिचालन किया जाता है, उसके बारे में भी। गवर्नमेंट इज़ द एजेंसी थ्रू विच पावर ऑफ द स्टेट कैन बी एक्सरसाइज। इसका मतलब ये है कि जितना भी स्टेट के फंक्शन को मोस्ट प्रॉबेबली एक दिशा देता है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के थ्रू में स्टेट परिचालन किया जाता है, जहाँ पर गवर्नमेंट को दायित्व दिया जाता है कि अपने समाज में कैसे आप उन्नति डेवलपमेंट कर सकते हैं बोलकर। Politics being a scientific inquiry investigate into the actual working of the government by essentially analyze the law making, law application and law adjudication function। तो जनरली ये क्या होता है, अगर हम पॉलिटिक्स बस स्कोप ऑफ पॉलिटिक्स को देखें तो बहुत ही ब्रॉड होता है, जहाँ पर हम बहुत सारे चीज़ को सीखने को मिलता है, जैसे कि सरकार में रहते हुए सरकार कैसा अपना आइन, अपना फंक्शन, कैसे अपना एडमिनिस्ट्रेशन को चलाता है, उसमें कैसे रूल एंड रेगुलेशन बनाया जाता है, सब चीज़ के बारे में ओवरऑल हमें अच्छे से जानकारी मिल जाता है। साथ ही साथ हमारा रोल क्या रहता है, हमारा पार्टिसिपेशन कैसा क्या रहता है एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी, तो इसके बारे में भी हमें स्कोप ऑफ पॉलिटिक्स में अच्छे से डिटेल से जानने को मिल जाता है। सेकेंड स्कोप है स्टडी ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन। इसके थ्रू में क्या होता है कि हम पॉलिटिकल के इंस्टीट्यूशन सब बहुत सारे महत्वपूर्ण अनुष्ठान के बारे में जानने को मिलता है, साथ ही साथ संविधान के बारे में भी हमें जानने को मिलता है। तो अगर हम अनुष्ठान बोले तो यहाँ पर बहुत सारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के रोल के बारे में हमें पता चलता है। देन इट ऑल्सो मेक थ्रू स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच इज रिगार्डेड एज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। साथ ही साथ हमें संविधान के बारे में भी जानकारी देता है कि संविधान क्या है, इसके वजह से लोग कैसे एक समाज में सुखी भाव से रह सकते हैं, उसके बारे में। तो ये सब तथ्य हमें कब मिलेगा, जब हम पॉलिटिक्स के स्कोप के बारे में पढ़ेंगे तब। इट स्टडी द कॉम्पेरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ वेरियस स्टेट। तो इसके माध्यम से क्या होगा कि हम हमारे देश को और बेहतर तरीके से उसको आगे बढ़ा सकते हैं। अगर हम एक समाज को देखते हैं, उनके फॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूशन, उनके फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अगर देखकर हम समझते हैं, तो वही सब चीज़ हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में उसको लाकर अगर लागू करते हैं तो हम हमारे समाज को और बेहतर तरीके से उसको प्रदर्शित कर सकते हैं। उसका और एक स्कोप है स्टडी ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी। पॉलिटिकल फिलोसफी मीन्स पॉलिटिकल थॉट, एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट के पॉलिटिकल थॉट के बारे में अध्ययन करने को ही हम बोलते हैं पॉलिटिकल फिलोसफी।
Political philosophy is concerned with the theoretical and speculative consideration of the fundamental principle used by political scientists। तो political scientist के द्वारा जो भी अपना व्यू पॉइंट होता है वो अपने फिलोसॉफी के थ्रू जाहिर करना चाहते हैं। वो फिलोसॉफी बहुत सारे कंट्री के द्वारा एक्सेप्ट भी किया जाता है जो उनके लिए बहुत ही मान्य होता है। तो वो सब चीज़ हमारे समाज में भी देखने को मिलता है। अगर हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट फिलोसोफर के बारे में बात करें जिनके आइडिया को लेकर आज तक भी बहुत सारे कंट्री रेगुलेट होते हैं, उनमें से आते हैं प्लाटो, अरिस्टोटल, माचियावेली, बोर्डीन, होब्स, लॉक, रूसो, हेगेल, मार्क्स, मिल, गांधी। तो उनके जो आइडिया, उनके जो थॉट थे, उनके थॉट के वजह से ही बहुत सारे कंट्री रेगुलेट हो पाते हैं। जो आइडिया दिए थे कि इस प्रकार का सरकार होना चाहिए, यहाँ पर इस प्रकार का चीज़ प्रचलित होना चाहिए, अब तक भी लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं और अपने कंट्री में उसको रेगुलेट करने के लिए कोशिश भी करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर गांधीयन प्रिंसिपल को ज़्यादा मानते हैं, जो गांधी ने दिया था, अहिंसा, सत्य बोलना, सर्च फॉर ट्रूथ, ये सब चीज़ भी हम उनके फिलोसॉफी को हमारे संविधान में जगह दिए हैं। वैसे ही अगर हम बात करें रशिया को, चाइना, तो वहाँ पर मार्क्सिन के जो फिलोसॉफी थे उनको वहाँ पर जगह दिया गया था। तो इस प्रकार से उनके आइडिया से हम हमारे कंट्री, हमारे देश को हम रेगुलेट कर पाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर आइडिया, political theory define concept, political philosophy project the value and idea which the political institution strive to attain। तो जितने भी सारे political institution, वो चाहे legislature, executive, judiciary, इन सब आइडिया को अच्छे से परिवहन करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, जो सब चीज़ उनके legislature, executive और judiciary फील्ड में बहुत ही काम में आता है। स्टडी ऑफ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, यहाँ पर लिखा है कि पॉलिटिक्स कैन ऑल्सो इंक्लूड इन स्कोप द स्टडी ऑफ सम थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट विच आर वेरी मच फंडामेंटल इन नेचर फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ पॉलिटिक्स। अगर हम पॉलिटिक्स के नेचर के बारे में डिटेल में जानना है, उसको कॉम्प्लीटली समझना है, तो हम उसके नेचर व उसके थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी देना पड़ेगा, जहाँ पर हमें एक एक पर्टिकुलर वर्ड के मीनिंग के बारे में जानना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, राइट, सबर्जिनिटी, सेपरेशन ऑफ पावर, रिप्रेजेंटेशन, डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, ये सब जो छोटा छोटा वर्ड मैंने बोला, इसके बारे में भी हमें बहुत डीपली स्टडी करना पड़ेगा, तभी जाकर हम उसको एक अच्छे वे में फॉर्मुलेट कर पाएंगे। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में हम बहुत सारे चीज़ को और देखते हैं, जैसे कि सम इशू सब को, जितने भी इशू सब होते हैं एक नेशन बिल्डिंग के दौरान, वो सब चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्शन प्रोसीजर के दौरान जो सब प्रॉब्लम होता है उसके बारे में, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन के बारे में, इशू ऑफ डेवलपमेंट के बारे में, सिटीजनशिप के बारे में, ये ओवरऑल आइडिया हमें थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में मिल जाता है। अगर हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को ठीक से एनालाइज करें तो यहाँ पर हमें ओवरऑल आइडिया सब मिल जाता है। उसका और एक स्कोप है स्टडी ऑफ पॉलिटिकल डायनामिक्स। पॉलिटिकल डायनामिक्स मीन यहाँ पर हमेशा क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। समय के अंतराल में हम पॉलिटिक्स में बहुत सारे परिवर्तन देखते आ रहे हैं, तो आगे भी जाकर वो ये सब चीज़ कंटिन्यू करेगा। ये समय का डिमांड होता है, समय के अनुसार हमें हमारे पॉलिटिक्स में भी कुछ चीज़ बदलाव लाना चाहिए, ताकि उस सर्कमस्टेंस में हम बेहतर तरीके से हमारे जीवन यापन कर सकते हैं। The study of such political dynamic has become very significant in modern day, influence and explain political action in society. This include the study of political party, pressure group, interest group, lobbies, propaganda, public opinion, etc. तो जनरली इसके थ्रू यहाँ पर ये बताना की कोशिश किया जा रहा है कि पॉलिटिकल प्रोसेस बहुत ही डायनामिक होता है, वो हमेशा चेंजेस होता रहता है। हम हमेशा एक ही चीज़ को बैठकर हमेशा पढ़ना नहीं चाहिए, हमारा सब्जेक्ट बहुत ही वाइडर होता है, हम बहुत सारे चीज़ को एक साथ पढ़ सकते हैं, उनको एक सेपरेट में भी पढ़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ दिया गया था कि जैसे हमने बोला पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप, इंटरेस्ट ग्रुप्स, लॉबीज, प्रोपागेंडा, पब्लिक ओपिनियन, ये सब चीज़ एक साथ इंक्लूडेड होता है। वैसे और एक पॉइंट देखें जहाँ पर स्टडी ऑफ पॉलिटिकल एटीट्यूड एंड ओरिएंटेशन के बारे में बोला गया है। उसका मतलब ये है कि एक समाज में रहना है तो सरकार और लोगों के भीतर एक आपस में तालमेल होना चाहिए, तो उस तालमेल को यहाँ पर बोला गया है ओरिएंटेशन। तो पीपुल अपने सरकार, अपने स्टेट के प्रति मोहर रखते हैं कि नहीं, उनका सोच क्या रहता है अपने सरकार के प्रति, इस सब चीज़ के बारे में हमें स्कोप ऑफ पॉलिटिक्स में जानकारी मिलता है। नो पॉलिटिकल सिस्टम कैन सर्वाइव विदाउट प्रॉपर सपोर्ट फ्रॉम द सोसाइटी। तो यहाँ पर समाज के रोल के बारे में बोला गया है, जब तक जनता का सहमति, जनता का सहयोग नहीं मिलता है, तब तक एक
पॉलिटिकल सिस्टम में कभी भी सुधार नहीं लाया जा सकता है, साथ ही साथ उसको कभी भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इसलिए यहाँ पर मास व पीपुल का बहुत ही बड़ा योगदान रहता है एक समाज में रहते हुए। पॉलिटिकल सिस्टम तब तक सर्वाइव व तब तक प्रिवेल नहीं करेगा जब तक जनता का सपोर्ट उसको ना मिल जाए। तो यहाँ पर जनता का रोल के बारे में ज़्यादातर गुरुत्व के साथ यहाँ पर बोला गया है। और एक चीज़ यहाँ पर मैटर करता है कि लोगों का मंतव्य, लोगों का व्यू अपने सरकार, अपने गवर्नमेंट के प्रति क्या रहता है, वो भी यहाँ पर ज़्यादा मैटर करता है। अगर हम एक पॉलिटिकल सिस्टम में चेंजेस लाने की चेष्टा करते हैं तो वहाँ के लोग क्या सोचते हैं अपने सरकार के प्रति, वो भी बहुत क्रूशियल मैटर करता है। वैसे ही और एक स्कोप है स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम एक सरकार के प्रणाली के बारे में पढ़ते हैं कि किस प्रकार का फंक्शन एक एडमिनिस्ट्रेशन में करता है। तो जनरली यहाँ पर बोल ले तो एग्जीक्यूटिव बॉडी, तो जनरल जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होता है व एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बॉडी होता है, किस प्रकार का फंक्शन एक गवर्नमेंट में करता है उसके बारे में ज़्यादातर यहाँ पर हम अध्ययन करते हैं। उनके स्टाइल, उनके वे ऑफ गवर्निंग द गवर्नमेंट, उसके बारे में यहाँ पर बोला गया है कि किस प्रकार का प्रशासन प्रणाली वो हमारे सोसाइटी में लाना चाहते हैं। उनके व्यू पॉइंट को हम यहाँ पर ज़्यादातर गुरुत्व देते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पर बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन को भी इंक्लूड करते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। तो हर एक चीज़ का खुद का एक वे ऑफ रूलिंग होता है, उस वे ऑफ रूलिंग को यहाँ पर हम अध्ययन करते हैं। वैसे ही और एक स्कोप है स्टडी ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पर जनरली हम सरकार के द्वारा जितने भी स्कीम पॉलिसी बनाया जाता है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ जो भी डिसीजन सरकार के द्वारा लिया जाता है उसके ऊपर भी हम डिटेल में उसको पढ़ते हैं, तो ताकि हमारे भीतर एक आइडिया आ सके कि किस प्रकार सरकार हमारे लिए पॉलिसी सब बनाते हैं और किस प्रकार से वो हमारे लिए डिसीजन सब लेते हैं, जो कि हमारे पॉलिटिकल नॉलेज को और बेहतर बनाता है। The scope of politics also include the study of public policy and decision making. Public policy means the broad policy of the government which affect the people at large. How public policy are made, what are the positive and negative aspects, the factions which influence public policy are some of the integral questions which are answered under study of public policy. तो पब्लिक पॉलिसी अगर हम पढ़ते हैं तो हमें क्या सब चीज़ के बारे में पता चलता है। जितने भी बोल्ड रिफॉर्म सरकार के द्वारा लिया जाता है एक पब्लिक पॉलिसी के थ्रू, उसके बारे में भी हमें पता लगता है। साथ ही साथ यहाँ पर हमें हमेशा जब भी कोई पॉलिसी बनता है उसको हम नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट में हमें हमेशा देखना चाहिए, जिसके चलते हुए हमारे भीतर एक कॉन्सेप्चुअल माइंडसेट आ सकता है कि हमारा जो पॉलिसी होता है इस प्रकार के होते हैं और इसका परिचालन इस प्रकार से हो पाता है बोलकर। साथ ही साथ यहाँ पर डिसीजन मेकिंग को भी बहुत ही मच प्रायोरिटी दिया गया है, जहाँ पर पीपुल का रोल क्या रहता है, वो कैसे डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ, इसको भी यहाँ पर बहुत मच प्रायोरिटी दिया जाता है ताकि वो अपने खुद के पॉलिटिकल सिस्टम को और बेहतर तरीके से जान पाए और एनालाइज कर पाए। तो अगर उसके बारे में भी जानना है तो हमें स्कोप ऑफ पॉलिटिक्स को ही ज़्यादा गुरुत्व देना पड़ेगा। वैसे और एक स्कोप है स्टडी ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड रिलेशनशिप। तो यहाँ पर क्या है, पॉलिटिक्स का स्कोप में हम इंटरनेशनल लॉ, जितने भी सारे नियम कानून इंटरनेशनली बनाया जाता है उसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। साथ ही साथ उनके रिलेशनशिप, उनके संबंध के बारे में भी हमें जानने को मिलता है। तो जनरली हम एक कंट्री के रिलेशनशिप से हमें बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलता है कि उनके सरकार किस प्रकार से फंक्शन करते हैं, किस प्रकार से उनका एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस रेगुलेट होता है, ये सब के बारे में जानकारी जब हम उनके रिलेशनशिप को अगर हम पढ़ेंगे तो हमें ये सब चीज़ के बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। अगर हमको एक देश के साथ एक अच्छा संबंध रखना है, उनके साथ व्यापार करना है, तो हमें एक इंटरनेशनल रिलेशनशिप बनाए रखना है जहाँ पर हम इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी को ज़्यादा गुरुत्व देते हैं। साथ ही साथ यहाँ हमारे भीतर एक हारमोनी व ब्रदरहुड होना चाहिए, एक कोऑपरेशन होना चाहिए ताकि हम हमारे देश को आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं। तो इसके बारे में अगर हमें जानना है तो हमें स्कोप ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा, जहाँ पर हम उनके स्टडी ऑफ इंटरनेशनल लॉ को ज़्यादा फोकस करना है। तो अगर और एक स्कोप को देखें तो यहाँ पर बोला गया है कि स्टडी ऑफ पॉलिटिकल पावर एंड लीडरशिप। तो यहाँ पर पॉलिटिकल पावर के बारे में बात किया गया, राजनीतिक क्षमता और लीडरशिप के नेतृत्व के बारे में बोला गया है। तो पॉलिटिक्स क्या होता है, इन ऑल अबाउट पावर, कैप्चरिंग ऑफ पावर ही को ही हम बोलते हैं पॉलिटिक्स, बस स्ट्रगल फॉर पावर को ही बोलते हैं पॉलिटिक्स। अगर हम पावर को अच्छे से समझ पाएँ कि किस प्रकार एक पावर को यूटिलाइज किया जा सकता है, उसको कैसे एक अच्छे तरीके से फॉर्मुलेट किया जा सकता है, तो हम हमारे कंट्री व हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को और बेहतर बना सकते हैं।
जनरली यहाँ पर पॉलिटिकल पावर के बारे में बोला गया है कि अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पर लें तो यहाँ पर प्रेसिडेंट का पावर क्या होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर का पावर क्या होना चाहिए, मीन्स यहाँ पर क्षमता, वो क्या क्या सब डिसीजन ले पाते हैं, क्या क्या सब चीज़ फॉर्मुलेट कर पाते हैं, वो उनको पावर कैसे मिलता है, इसके बारे में ज़्यादातर यहाँ पर हम अध्ययन करते हैं। अगर हम और एक चीज़ जो कि है लीडरशिप को देखें तो यहाँ पर लीडरशिप जो कि पॉलिटिकल लीडर होते हैं उनका रोल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल इलाइट, बिकॉज उनको ही क्षमता में आकर सरकार का गठन करना है, सरकार को परिचालन करना है, तो उनके भूमिका के बारे में ज़्यादातर यहाँ पर हम पढ़ने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर उनका और भी बहुत बड़ा योगदान होता है कि जितने भी हमारे समाज में व्यक्ति वस्तु रहते हैं उनको कैसे मैनिपुलेट करना, उनका कैसे उनका भरोसा जीतना और इलेक्शन में कैसे जीतकर उनका जितने भी भरोसा को फुलफ़िल करना, वो ही बड़ा उनका गुरुत्व दायित्व उनके पॉलिटिकल सिस्टम में रहता है कि लोगों का जो भी प्रॉब्लम व इशू है वो अपने पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू में उसको सॉल्व कर पाएँ। तो वही यहाँ पर पॉलिटिकल लीडरशिप में समझाया गया है कि एक व्यक्तित्व को किस प्रकार का लीडरशिप क्वालिटी रखना चाहिए ताकि वो अपने समाज को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। अगर हम बात करें जो कि चैरिस्मेटिक फिगर हैं, वो बहुत ही मोस्ट पॉपुलर फिगर है, जैसे कि नरेंद्र मोदी देखें, राहुल गांधी देखें, मायावती, नवीन पटनायक, ये सब एक एक चैरिस्मेटिक फिगर हैं जिनके इन्फ्लुएंस के वजह से लोग उनको चुनते हैं, हर बार इलेक्शन में उनको जिताते हैं और उनके जो रोल होता है हमारे समाज के लिए बहुत भी बड़ा अहमियत रखता है। तो वो किस तरह से सरकार को फॉर्मुलेट करते हैं उसको ही हमें यहाँ पर मच प्रायोरिटी देते हैं और उसके बारे में भी हम अध्ययन करते हैं। वैसे और एक स्कोप में आता है स्टडी ऑफ अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी मीन्स लॉफुली बा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स एंड मेथड। तो यहाँ पर अगर अथॉरिटी मीन्स का समझे तो अथॉरिटी का मतलब है, अथॉरिटी मीन्स ए पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन हु एक्सरसाइज पॉलिटिकल पावर इन द स्टेट और बिहाफ ऑफ द पीपुल। जो बिहाफ ऑफ द पीपुल जो पावर उनको मिलता है उसको ही हम बोलते हैं पॉलिटिकल अथॉरिटी। मान लीजिए यहाँ पर हमें रिप्रेजेंटेटिव एक को चुनते हैं जिसको हम क्षमता देकर सरकार के प्रतिनिधि के रूप में चुनते हैं, जो कि हमारे मंगल कामना के लिए, जो हमारे अच्छे के लिए जो करते हैं उसको ही हम यहाँ पर बोलते हैं अथॉरिटी। उस अथॉरिटी को पावर कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स एंड मेथड के थ्रू में मिलता है, इसलिए यहाँ पर संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है, सब संवैधानिक रूप से बंधे हुए हैं। संविधान से कभी भी कोई भी व्यक्ति ज़्यादा पावरफुल नहीं है। तो संविधान के मुताबिक उन अथॉरिटी को लोगों के द्वारा चुना जाता है। वो अथॉरिटी क्या करता है, लोगों के भलाई के लिए व पीपुल वेलफेयर के लिए ही काम करता है। वैसे और एक स्कोप के बारे में बात करें जहाँ पर स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम एंड पॉलिटिकल एनालाइज के बारे में बात किया है। पॉलिटिकल सिस्टम मीन्स किस प्रकार का व्यवस्था एक सोसाइटी में देखने को मिलता है उसके बारे में अध्ययन करने को ये बोलते हैं हम पॉलिटिकल सिस्टम। मीन्स किस प्रकार का पॉलिटिकल सिस्टम वहाँ पर देखने को मिलता है। जनरली अगर मान ली इंडिया में डेमोक्रेटिक मीन्स एंड मेथड देखने को मिलता है, उसके बारे में अध्ययन करना पड़ता है किस वे से हम बोल सकते हैं कि वहाँ पर डेमोक्रेसी प्रिवेल होता है। तो ये सब के चीज़ के बारे में अगर हमें एनालाइज करना है तो हमें स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम को ज़्यादा प्रायोरिटी देना पड़ेगा, जहाँ पर हमारे गवर्नमेंट के मीन्स एंड मेथड को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, उनके वे ऑफ फंक्शनिंग को ज़्यादा गुरुत्व देते हैं। तो यहाँ पर हम पॉलिटिकल सिस्टम में ज़्यादातर इनपुट आउटपुट प्रोसीजर को भी प्रायोरिटी देते हैं, जो कि डेविड ईस्टन, गैब्रियल आलमंड जैसे प्रमुख व्यक्ति के द्वारा दिया गया था कि एक पॉलिटिकल सिस्टम में ज़्यादातर क्या सब होना चाहिए, पीपुल का रोल क्या होना चाहिए, सरकार का काम क्या होना चाहिए और पॉलिटिकल इलाइट का रोल क्या होना चाहिए। ये सब एकत्रित होकर ही एक पॉलिटिकल सिस्टम क्रिएट करते हैं। तो ये सब का रोल एक समाज में रहते हुए एक सोसाइटी में रहते हुए क्या होना चाहिए उसके बारे में हमें जानना है, तो हमें स्कोप ऑफ पॉलिटिक्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पर और एक चीज़ पॉलिटिकल एनालिसिस किस प्रकार हो सकता है, जब हम एक चीज़ के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, रिसर्च करेंगे, उसके बारे में और अधिक जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे, तभी जाकर हमारे पास एक ब्रीफ डाटा उसके बारे में आ सकता है। तो इसके लिए भी हमें एक पॉलिटिक्स के स्कोप ऑफ पॉलिटिक्स को ज़्यादा गुरुत्व देना पड़ेगा। अगर हम उसके बारे में ठीक सटीक तथ्य रखते हैं तभी जाकर हम एक पॉलिटिकल सिस्टम को पहचान पाते हैं। वैसे ही अगर और एक स्कोप देखें जो कि लास्ट स्कोप है बट नॉट द लीस्ट, स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड स्टेट। तो यहाँ पर रिलेशनशिप के बारे में बताया गया है कि इंडिविजुअल और स्टेट का रिलेशनशिप किस प्रकार का होना चाहिए, जहाँ पर पीपुल को फ्री छोड़ देना चाहिए, जहाँ पर पीपुल को क्वेश्चन करने का अधिकार होना चाहिए, हर प्रकार का अधिकार होना चाहिए, जहाँ पर एक कॉमन आदमी, एक साधारण व्यक्ति भी सरकार को क्वेश्चन कर सकता है अपने राइट्स, लिबर्टी, इक्वालिटी को लेकर। इसके बारे में ज़्यादातर यहाँ पर बोला गया है। साथ ही साथ हमें एक ऐसा मीडियम क्रिएट करना चाहिए ताकि एक लोग डायरेक्टली सरकार के पास पहुँच सके, अपना जो भी इशू व प्रॉब्लम उनको सुना सकें। तो इस प्रकार का हमें हमारे समाज में चेंजेस लाना है, परिवर्तन लाना है, ताकि
कभी भी सरकार और लोगों के भीतर बहुत ज़्यादा गैप ना रह जाए। हमें सरकार और लोगों को एकत्रित करना है ताकि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम और बेहतर हो सके। फ्रेंड, हम जानते हैं कि जनता से ही सरकार बनता है। जब जनता वोट देते हैं तभी जाकर एक सरकार का निर्माण होता है। तो उस जनता का और वो सरकार का रोल, उनके अहमियत के बारे में हमें स्कोप ऑफ पॉलिटिक्स के थ्रू जानने में मिलता है। Thus we can conclude that the scope of politics has become more wide। तो ये बहुत ही वाइड सब्जेक्ट है, वाइड स्टडी मैटर है। इट इंक्लूड एवरीथिंग दैट फॉल्स विद इन द फोल्ड ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी एंड प्रोसेस। जो भी चीज़ पॉलिटिक्स से डायरेक्टली बाय इनडायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, उन सब चीज़ के बारे में भी स्कोप ऑफ पॉलिटिक्स में पढ़ा जाता है। इट इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ इंस्टीट्यूशन, स्ट्रक्चर, फंक्शन, एसोसिएशन एंड ग्रुप। ये बहुत सारे स्टडी मैटर को ज़्यादा प्रायोरिटी के साथ पढ़ता है। देन which directly or indirectly affect the political process in the state। जो कि डायरेक्टली बा इनडायरेक्टली हमारे पॉलिटिकल सिस्टम बा पॉलिटिकल प्रोसेस को भी बहुत अफेक्ट करता है। इन शॉर्ट वी मे से दैट द पॉलिटिक्स इज अ डायनामिक एंड एवर एक्सपेंडिंग। तो इन शॉर्ट हम क्या बोल सकते हैं कि पॉलिटिक्स एक डायनामिक प्रोसेस है जो कि हमेशा परिवर्तन आता रहता है समय के अंतराल में। साथ ही साथ वो एक्सपेंडिंग सोशल साइंस। तो एक्सपेंडिंग सोशल साइंस मीन्स इन ओवरऑल ये हर एक चीज़ को अपने भीतर समाहित करता है। इट इज़ बेसिकली ए सोशल डिसिप्लिन डिवोटेड टू द स्टडी ऑफ मैन एंगेज इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस। तो हम बेसिकली यहाँ पर बात करेंगे सोशल डिसिप्लिन है जहाँ पर लोगों का यहाँ पर प्रायोरिटी होता है। इन ओवरऑल बात करें तो यहाँ पर स्टेट और गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट और गवर्नमेंट, साथ ही साथ यहाँ पर पीपुल, ये तीनों मिलकर ही एक पॉलिटिकल सिस्टम को और बेहतर बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। जब तक सरकार और लोगों का मन मुताबिक एक ना हो जाए, दोनों एक दूसरे से जड़ित ना हो जाए, तब तक ये सब नहीं हो सकता। क्या होता है, इलेक्शन ख़त्म होने के बाद जो भी लीडर होता है वो अपने वादा से मुकर जाता है। तो ये सब चीज़ हमारी सोसाइटी में नहीं होना चाहिए। हमारे सोसाइटी में ऐसा होना चाहिए जहाँ पर पीपुल वेलफेयर को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता हो।